Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated September 12th, but before that I would like to inform you about something. There will be no analysis tomorrow as I have to attend some important meetings. So basically टुमारोज़ एनालिसिस यू विल गेट अ डे आफ्टर टुमारो। तो कल की एनालिसिस आपको परसों मिल जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं है, किसी भी दिन की आपकी एनालिसिस मिस नहीं होगी। रिगार्डिंग मेंटरशिप प्रोग्राम, तो सितंबर मंथ का मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या ऑफ़र किया जाएगा। इसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ, लेकिन एक बार मैं डिटेल में आपको फिर से बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करते हैं, उसका भी सिर्फ करंट अफेयर्स पोर्शन डिस्कस करते हैं, उससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन मेंटरशिप प्रोग्राम में यहाँ पर सेवरल न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स को कवर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल PIB, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट, योजना, कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। और यहाँ पर इससे रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स तो पता चलेंगे ही, जो कि UPSC रेलेवेंट है। इसके अलावा जो भी स्टैटिक पार्ट रिलेटेड होगा वो भी यहाँ पर आपको एंड टू एंड कवर कराया जाएगा। करंट अफेयर्स में आपको कोई भी एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको यहाँ पर स्पून फीड कराया जाएगा। आपको डेली PDFs प्रोवाइड की जाएंगी। अगर आपको यहाँ पर PDF से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं रिवीजन के लिए, दैट्स टोटली योर कॉल। यहाँ पर आप डायरेक्टली PDF से भी लर्न कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि रिवीजन के लिए आसानी होगी अगर आप यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। लेकिन ये यहाँ पर प्रीमियम सर्विस है, तो यहाँ पर अगर आप रेडी टू पे हो तभी आप इस ग्रुप को ज्वाइन करना, दैट इज़ रिलेटेड टू मेंटरशिप प्रोग्राम। तो बेसिकली यहाँ पर 2 टेलीग्राम ग्रुप्स हैं। एक है @UPSC_analyzer_CA। तो अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तब आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। लेकिन अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम में इंटरेस्टेड नहीं हो और आप सिर्फ यहाँ पर डेली डाउट्स एंड डिस्कशंस का पार्ट बनना चाहते हो, तब आप यहाँ पर टेलीग्राम पर UPSC एनालाइजर का मेन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पर टेलीग्राम पर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो @UPSC एनालाइजर। वरना आपको दोनों ग्रुप के लिंक्स कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको डायरेक्टली मेंटरशिप भी प्रोवाइड होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी टॉपिक अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स, तब भी आप यहाँ पर डायरेक्टली आस्क कर सकते हो। उसके लिए आपको मेरी पर्सनल टेलीग्राम ID मिलेगी, जिसके ऊपर आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो। अब हम आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, इंडिया सऊदी टाइज प्रॉमिस शेयर्ड ग्रोथ, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, सेज Jaishankar, emphasizing the importance of strategic economic ties between India and Saudi Arabia. External Affairs Minister said that the collaboration holds the promise of shared growth, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का ये रहता है कि मैं सिर्फ न्यूज़पेपर रीड कर देती हूँ, तो ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ समझाने के लिए नहीं है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक टाइज कितनी इंपॉर्टेंट है बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, और अगर यहाँ पर कोलैबोरेशन होता है तो यहाँ पर शेयर्ड ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी होगी, डेवलपमेंट होगा। तो इसमें ऐसा समझाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर वोकैब मिल जाती है फॉर मेंस आंसर राइटिंग। तो यहाँ पर बस उस पोर्शन को मैं हाईलाइट कर देती हूँ। नेक्स्ट है, इंडिया नीड्स द गल्फ कंट्रीज सऊदी अरेबिया, कि यहाँ पर ये कंट्रीज आकर इंडिया में इन्वेस्ट करें और हमारी इकोनॉमिक रिकवरी को पावर करें। आफ्टर द डिप्लोमेटिक बैकलैश ओवर द रिमार्क्स ऑन द प्रॉफिट अर्लियर दिस ईयर, तो बेसिकली ये नूपुर शर्मा के केस को यहाँ पर बताया गया है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर टाइज को डीपन करने की कोशिश कर रही है। फिर यहाँ पर ये बताया गया कि सऊदी अरेबिया ने हमारी कितनी हेल्प की ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, और सऊदी अरेबिया ने इंडिया को यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह प्रोवाइड किए, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। टॉकिंग अबाउट द करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, ही सेड द वर्ल्ड इज फेसिंग मैनी चैलेंजेस। फॉर एग्जाम्पल फूड प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ऑयल एंड शिपिंग प्राइसेस ड्यू टू द यूक्रेन क्राइसिस। सऊदी अरेबिया इंडिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। मोर देन 18% जो इंडिया का क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स हैं वो सोर्स किया जाता है फ्रॉम द सऊदी अरेबिया। फिर यहाँ पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में बताया गया है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इज अ रीजनल इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन कंप्राइजिंग बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड UAE। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कंट्रीज को याद रखने की एक ट्रिक है जिसका नाम है QBOX, QUBOKS। तो Q से हो गया कतर, U से हो गया यूनाइटेड अरब अमीरात, B से हो गया बहरीन, O से हो गया ओमान, K से हो गया कुवैत और S से हो गया सऊदी अरेबिया। तो बेसिकली यहाँ पर ट्रिक है QBOX, QUBOKS। तो ये आप याद रख सकते हैं यहाँ पर कंट्रीज़ के नाम। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ है, न्यू पैराडाइम, FTA's मल्टीलेटरल एक्सपोजर लिमिटेड टू सप्लाई चेन्स
गवर्नेंस। तो इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि हम यहाँ पर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ट्रेड पिलर से स्टे अवे करेंगे। अब यहाँ पर रीज़न बताया गया है कि इंडिया यहाँ पर क्यों स्टे अवे कर रहा है फ्रॉम द ट्रेड पिलर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो न्यू दिल्ली में एक कंसेंसस इवॉल्व हुआ है। अब वो क्या कंसेंसस है? तो कंसेंसस ये है कि मल्टीलेटरल ट्रेड पैक्ट से यहाँ पर स्टे ऑफ करना है, बाईलेटरल डील्स करनी है, जैसे कि यहाँ पर अर्ली हार्वेस्ट स्कीम जल्द से जल्द हो सके, एक्टिवली इंटीग्रेटिंग इनटू स्पेशलाइज्ड ग्लोबल सप्लाई चेन अरेंजमेंट सच एज फॉर रेयर अर्थ्स और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और यहाँ पर जो मल्टीलेटरल एक्सपोजर है उसको रिस्ट्रिक्ट करना है सच एज टैकलिंग ब्लैक मनी और क्रिप्टो करेंसी रूल्स। तो ये यहाँ पर कंसेंसस इवॉल्व हुआ है कि यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली मल्टीलेटरल ट्रेड पैक्ट से दूर रहना है, बाईलेटरल डील्स के ऊपर स्टिक करना है। इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन कोई अरेंजमेंट है तो उसमें यहाँ पर इंटीग्रेट होने की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल फॉर रेयर अर्थ्स और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, और मल्टीलेटरल एक्सपोजर को रिस्ट्रिक्ट करना है टू फोकस्ड एग्रीमेंट सच एज टैकलिंग ब्लैक मनी और क्रिप्टो करेंसी रूल्स। तो यहाँ पर बेसिकली यही बताया गया है कि कौन सा कंसेंसस यहाँ पर इवॉल्व हुआ है। बाकी इंडिया का यहाँ पर जो परसेंटेज है एक्सपोर्ट्स में कितना है, वो क्यों डिक्लाइन हो रहा है, ये एज सच हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इतना आपको याद भी नहीं रहने वाला है। While the global slowdown is a key contributing factor, India seems to be impacted more than others as the trade pie shrinks. For instance, US मार्केट में जो इंडिया का यहाँ पर टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स में कंट्रीब्यूशन था, तो इंडिया की ग्रोथ वाइल नियरली 30% इज़ द स्लोएस्ट अमंग द टॉप 5 एक्सपोर्टर्स एक्सक्लूडिंग चाइना। बाकी यहाँ पर जो की सप्लायर्स हैं वो तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वियतनाम, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, दे आर ऑल डूइंग वे बेटर विद इंडिया मार्जिनली ट्रेलिंग द एवरेज ग्रोथ दैट ऑल सप्लायर्स ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स इनटू द यूएस क्लॉक्ड ओवर दिस पीरियड। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कोई ट्रेड पैक्ट नहीं है एंड द प्रोविजन ऑफ मल्टीपल पिलर्स। तो यहाँ पर कंट्री चूज कर सकता है कि वो कौन से पिलर का पार्ट बनना चाहता है और कौन से पिलर का पार्ट वो नहीं बनना चाहता है। इट्स नॉट अ टेक इट और लीव इट अरेंजमेंट लाइक मोस्ट मल्टीलेटरल ट्रेड डील्स आर। तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को लॉन्च किया गया था बाय द जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। IPEF is not a regular trade pact. The 14 members so far are not obligated कि उनको यहाँ पर चारों पिलर्स को ही साइन करना होगा। So while staying of the trade pact, यहाँ पर इंडिया ने डिसाइड किया है कि हम बाकी 3 पिलर्स को ज्वाइन करेंगे, जो कि है सप्लाई चेन्स, टैक्स एंड एंटी करप्शन एंड क्लीन एनर्जी। द IPEF डज नॉट इनकॉर्पोरेट। तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बात ये नहीं करता है कि टैरिफ रिडक्शन किया जाएगा या रेसिप्रोकल कमिटमेंट्स, तो इसके बारे में इसमें बातचीत की भी नहीं गई है। द ऑन बोर्डिंग ऑफ इंडियाज कंसर्न्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑन द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क कम्स आफ्टर, जब न्यू दिल्ली ने डिसाइड किया था कि हम यहाँ पर RCEP को ज्वाइन नहीं करेंगे। announced India's withdrawal from the agreement amid concerns of a surge in imports from China, कि अगर हम RCEP को ज्वाइन करते हैं तो उसकी वजह से चाइना से जो इम्पोर्ट हैं वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे। द IPEF एंगेजमेंट ऑल्सो कम्स एट अ टाइम जब इंडिया यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में इंडिया को एक प्लेस मिल जाए और इंडिया को मेंबर बना लिया जाए। तो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप US लेड 11 मेंबर पार्टनरशिप है क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को सिक्योर करने के लिए और चाइना के ऊपर डिपेंडेंस को कम करने के लिए। फिर यहाँ पर I2U2 की बात की गई है, दैट फोकसेस ऑन कोऑपरेशन इन हेल्थ, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, फूड सिक्योरिटी, स्पेस एंड एनर्जी। तो I2U2, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, RCEP, सब कुछ हम पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि बाईलेटरल नेगोशिएशंस हम यहाँ पर लगातार कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए विद द यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा कनाडा के साथ भी टॉक्स चल रहे हैं, UAE के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ अभी हमारी रिसेंटली एक अर्ली हार्वेस्ट डील भी हुई है। तो दिस कम्स ऑन द बैक ऑफ 2 ट्रेड एग्रीमेंट्स, वन विद द UAE एंड एन अर्ली हार्वेस्ट डील विद ऑस्ट्रेलिया। इवन एज इंडिया चार्ट्स इट्स ओन यूनिक कोर्स, जो ट्रेड डेफिसिट है वो अगस्त में बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऐसे में इंडिया क्या करता है ये देखने वाली बात है। इंडियाज़ करंट अकाउंट डेफिसिट यहाँ पर राइज हो सकता है टू $115 बिलियन, दैट इज़ 3.3% ऑफ GDP। एज बायर्स मूव अवे फ्रॉम चाइना, तो बोथ एज द कंट्री, क्योंकि यहाँ पर चाइना ज़्यादा कॉस्टलियर भी हो रहा है और चाइना की यहाँ पर जो ज़ीरो कोविड टॉलरेंस पॉलिसी है उसकी वजह से एंटी चाइना सेंटीमेंट्स आर गेनिंग ग्राउंड। तो ये पॉजिटिव है इंडिया के लिए इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये पेज नंबर 8 है। NCERT अप्रोचेस UGC फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। अब ये न्यूज़ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो गवर्नमेंट का प्रपोजल ये है कि एनसीईआरटी को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाया जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी क्या चाहता है, एनसीईआरटी इज़ नाउ वाइंग फॉर अनदर टेक कि एनसीईआरटी चाहता है कि एनसीईआरटी को एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया जाए। एनसीईआरटी एक ऑटोनॉमस एकेडमिक बॉडी है जो कि सेंटर को एडवाइस करती है ऑन मैटर्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इज लर्न टू हैव अप्लाइड टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फॉर द डीम्ड university. The matter is listed for discussion at a meeting of the executive committee on Monday. While the NCERT proposal states that the deemed university status will enhance its autonomy, लेकिन काउंसिल में ही एक सेक्शन ये बिलीव करता है कि डायरेक्टली अगर ये हायर एजुकेशन रेगुलेटर के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर ऑटोनॉमी ज़्यादा मिलेगी नहीं, ऑटोनॉमी बेसिकली यहाँ पर और ज़्यादा कम हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। दिस इज पेज नंबर 9। सुप्रीम कोर्ट टू टेक अप CAA चैलेंज, वेयर डज द केस स्टैंड। तो यहाँ पर बात की गई है CAA की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, जो कि बात करता है सिटीजनशिप को ग्रांट करने की टू अ क्लास ऑफ माइग्रेंट्स जो कि बिलोंग करते हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ से। और यहाँ पर बेसिकली 3 कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मुस्लिम्स इंक्लूडेड नहीं है। तो CAA 2019 सीक्स टू ग्रांट citizenship to a class of migrants belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi और Christian communities from Afghanistan, Bangladesh और पाकिस्तान। द लॉ एंड अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955, तो इसको चैलेंज किया गया है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब चैलेंज रेस्ट प्राइमरली कि ये लॉ वॉयलेट करता है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि गारंटी करता है दैट नो पर्सन शेल बी डिनाइड द राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक 2 pronged टेस्ट को डेवलप किया है कि लॉ की अगर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करना है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्टिकल 14। अब ये 2 pronged टेस्ट क्या है। फर्स्ट, अगर कोई डिफ्रेंसिएशन किया जा रहा है बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ पर्सन तो ये फाउंड होना चाहिए ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो सकता है बट दैट मस्ट बी फाउंडेड ऑन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। एंड सेकंड, दैट डिफरेंशिया मस्ट हैव अ रैशनल नेक्सस टू द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड बाय द एक्ट। तो ये यहाँ पर 2 pronged टेस्ट है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 14 के रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करने के लिए। सिंपली पुट फॉर अ लॉ टू सेटिस्फाई द कंडीशंस अंडर आर्टिकल 14, तो एक यहाँ पर रीजनेबल क्लास ऑफ सब्जेक्ट्स को बनाया जा सकता है इवन इफ द क्लासिफिकेशन इज रीजनेबल। जो भी पर्सन उस कैटेगरी में फॉल होगा उसको यहाँ पर सेम तरीके से ट्रीट करना है। दोज चैलेंजिंग द लॉ आर्ग्यू if protecting persecuted minorities is ostensibly the objective of the law, तो यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ को क्यों एक्सक्लूड किया गया, सिर्फ यहाँ पर 3 कंट्रीज़ को ही क्यों इंक्लूड किया गया है, और यहाँ पर रिलीजन को क्यों यार्ड स्टिक की तरह यूज़ किया गया है। फर्दर, ग्रांटिंग सिटीजनशिप ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन इज सीन टू बी अगेंस्ट द सेकुलर नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ द बेसिक नेचर, जो कि यहाँ पर पार्लियामेंट भी ऑल्टर नहीं कर सकता है। तो सेकुलर नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर है जिसको कि पार्लियामेंट भी ऑल्टर नहीं कर सकता है। फिर यहाँ पर ये बात की गई है कि परसिक्यूटेड मिनॉरिटीज़ की बात की गई है फ्रॉम 3 मुस्लिम मेजॉरिटी नेबरिंग कंट्रीज़, जिनको कि यहाँ पर सिटीजनशिप दी जाएगी, एंड वेदर द स्टेट इज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट मुस्लिम्स बाय एक्सक्लूडिंग देम, एंड दैट इज़ अ बिगर क्वेश्चन। नेक्स्ट, द कर्ब्स ऑन इंडियाज़ राइस एक्सपोर्ट। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बेयरली 4 months अगो तो यहाँ पर वीट को बैन किया था, अब यहाँ पर राइस के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। तो यहाँ पर 4 कैटेगरीज ऑफ राइस एक्सपोर्ट है। आउट ऑफ दीज, एक्सपोर्ट्स इन द केस ऑफ 2 बासमती राइस एंड पार बॉइल्ड नॉन बासमती राइस अभी भी पूरी तरीके से अलाउड है, तो इसमें एक्सपोर्ट्स हो सकता है। तो कर्ब्स यहाँ पर सिर्फ 2 काइंड्स के लिए हैं, दैट इज रॉ वाइट एंड ब्रोकन नॉन बासमती राइस। तो पहले गवर्नमेंट ने 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई, उसके बाद गवर्नमेंट ने डायरेक्टली बैन ही कर दिया एक्सपोर्ट्स को। Why have these restrictions been placed on exports? तो फर्स्ट यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि इंडिया की जो राइस प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हो रही है क्योंकि डेफिशिएंट मानसून देखा गया है इन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड गैंजेटिक वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद यहाँ पर एक ड्वार्फिंग ऑफ पैडी डिजीज़ देखी गई, मिस्ट्री डिजीज़ देखी गई, जिसके बाद यहाँ पर ईल्ड जो है वो कम होने वाली है। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया। फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि पार बॉइल्ड राइस क्या होता है, जो कि हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन पार्ट में वो आर्टिकल आया था। Par boiling is a process in which paddy is soaked in water, steamed and dried while retaining its outer husk. It results in the rice becoming harder,
विद लेस ब्रेकेज ऑन मिलिंग। दिस इज़ पार बॉइल्ड राइस। नेक्स्ट ये है कि ईडी जब यहाँ पर कैश को सीज करती है, प्रॉपर्टी को अटैच करती है, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पेज नंबर 10 पर हम आते हैं, टोक्यो दिल्ली कॉम्पैक्ट। सेकेंड इंडिया जापान 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग टोक्यो में हुआ है और यहाँ पर इन डेप्थ डिस्कशन हुआ है ऑन ऑल क्रिटिकल चैलेंजेस टू अ रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, जो कि दोनों कंट्रीज़ को बाइंड करता है। मीटिंग यहाँ पर तब हुई है जब कुछ टाइम पहले यहाँ पर ताइवान स्ट्रेट में बहुत ज़्यादा टेंशन थी। चाइना ने यहाँ पर 5 मिसाइल्स जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी यहाँ पर यूज़ कर दी थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। उसके बाद यहाँ पर 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग होता है। द 2+2 डायलॉग ऑल्सो कॉन्साइडेड विद नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया ने एक लॉ पास किया और ये कहा, डिक्लेयरिंग इट्स इरिवर्सिबल स्टेटस एज अ न्यूक्लियर वेपन्स स्टेट। तो यहाँ पर जापान को बेलिगरेंस फेस करनी पड़ रही है चाइना की और नॉर्थ कोरिया की। दिस टुगेदर विद ग्रोइंग चाइनीज बेलिगरेंस एंड इट्स एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल। तो यहाँ पर जापान की सिक्योरिटी इरोड हो रही है। उसके बाद जापान ने ये डिसाइड किया है कि जापान यहाँ पर डेवलप करेगा काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़। उसके बाद अपने डिफेंस बजट को इंक्रीज़ करेगा, दैट वुड बी 2% ऑफ द GDP। Clearly, Japan is freeing itself from self-imposed shackles in order to develop robust capacity कि यहाँ पर जो emerging security threats हैं from China and North Korea उसको टैकल किया जा सके। While the joint statement issued by the two sides at the end of the 2+2 dialogue reiterates कि यहाँ पर commitment है to a free and open Indo-Pacific, a rules-based global order जो कि respect करेगा the sovereignty and territorial integrity and the peaceful resolution of dispute among others। फिर यहाँ पर बात की गई है द प्रेस रिलीज जो कि इशू किया गया बाय द जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, एंड दे डिस्क्राइब द डेवलपमेंट्स एज अ ड्रामेटिक एक्सपेंशन ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन जापान एंड इंडिया इन द फील्ड्स ऑफ सिक्योरिटी एंड डिफेंस। एक की आउटकम इस टॉक्स का ये रहा कि ये डिसाइड किया गया कि लॉन्च किया जाएगा द जॉइंट सर्विस स्टाफ टॉक्स बिटवीन द जापान जॉइंट स्टाफ एंड द इंडियन इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। फिर यहाँ पर एक्सरसाइजेस की बात की गई है, तो एक्सरसाइजेस को यहाँ पर और ज़्यादा बिल्ड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल धर्मा गार्डियन ग्राउंड फोर्सेस की एक्सरसाइज, जिमेक्स एंड मालाबार जो कि नेवी इसकी एक्सरसाइज है। द 4 मिनिस्टर्स ऑल्सो वेलकम्ड कि जापान ने पार्टिसिपेट किया है मिलन मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज जो कि इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज करती है। इंटरेस्टिंगली मिलन 2022 में फर्स्ट एवर पार्टिसिपेशन देखा गया है बाई नॉट जस्ट जापान बट ऑल द क्वाड नेशंस। इसके अलावा फ्रांस भी पार्टिसिपेट करेगा मिलन में और यहाँ पर साउथ कोरिया भी पार्टिसिपेट करेगा। द 2+2 डायलॉग इन टोक्यो टुक प्लेस इन द वेक ऑफ द 2 बाइलेटरल समिट्स। तो पहले यहाँ पर विजिट होती है जापानीज प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा की इंडिया। उसके बाद यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट करते हैं जापान को फॉर द क्वाड्स लीडर समिट इन मे। That the two nations are marking the 70th anniversary of the establishment of bilateral relations this year. After becoming prime minister, he gave fresh impetus to efforts to achieve the full potential in bilateral relations और यहाँ पर जापान ने पूरी तरीके से रेसिप्रोकेट भी किया। Bilateral priorities such as the India-Japan Industry Competitive Partnership, the Supply Chain Resilience Initiative and the Cooperation in Clean Energy जो कि फास्टर रिजल्ट शो कर रहे हैं और इंडिया और जापान गेयर अप कर रहे हैं टू अज्यूम द प्रेसिडेंसी की। इंडिया को यहाँ पर प्रेसिडेंसी मिलने वाली है G20 की और जापान को यहाँ पर प्रेसिडेंसी मिलने वाली है G7 की। फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि इंडिया और जापान और कौन कौन सी फील्ड्स में कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स एंड रोबोटिक्स जहाँ पर जापान की कंसिडरेबल स्ट्रेंथ है। अनदर एरिया ऑफ पोटेंशियल कोऑपरेशन इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन्स। तो जापान की लार्जेस्ट ड्रोन मैन्युफैक्चरर ACSL हैज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अ जॉइंट वेंचर इन इंडिया विद दिल्ली बेस्ड आर्क वेंचर्स। नेक्स्ट हम आर्टिकल पर चलते हैं, द थॉ इन लद्दाख। लास्ट वीक्स एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज एंड द पीपल्स लिबरेशन आर्मी की डिसएंगेजमेंट किया जाएगा फ्रॉम द गोगरा हॉट स्प्रिंग्स एरिया। तो यहाँ पर गोगरा हॉट स्प्रिंग में डिसएंगेजमेंट हो रहा है। टू मेक मैटर्स वर्स द गलवान क्लैशेस बिटवीन द टू साइड्स मिड जून 2020 और वहाँ पर पहली बार ब्लड शेडिंग भी देखी गई ऑन द चाइना फ्रंटियर। ऑन इट्स पार्ट इंडिया ने यहाँ पर इकोनॉमिक मेजर्स लगा दिए अगेंस्ट चाइना एंड मैच्ड द PLA डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पर जितना PLA का डिप्लॉयमेंट हुआ उतना ही डिप्लॉयमेंट हमने भी इंक्रीज कर दिया। इंडिया ने इंसिस्ट किया कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता जब तक यहाँ पर स्टेटस को नहीं हो जाता ऑन द बॉर्डर। तो ये हमने प्री कंडीशन लगाई कि बाईलेटरल यहाँ पर जो इश्यूज़ हैं वो तभी रिजॉल्व हो सकते हैं जब यहाँ पर वापस से स्टेटस को होगा बॉर्डर पर।
चाइना हाउएवर आर्ग्यूड कि इंडिया यहाँ पर ओवर स्टेट ना करे जो कन्फ्लिक्ट है बॉर्डर पर, और यहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए ऑन ब्रॉडनिंग द बाईलेटरल रिलेशनशिप। बट दिल्ली ने रिपीटेडली इस बात को रीअफर्म किया कि स्टेट ऑफ द बॉर्डर रिफ्लेक्ट करेगा कि स्टेट ऑफ द रिलेशनशिप क्या रहने वाली है। इंडिया कंबाइंड दिस फर्म पॉलिटिकल पोजीशन विद अ पेशेंट नेगोशिएशन एट द मिलिट्री लेवल, और दिल्ली ने अपनी सिक्योरिटी कोऑपरेशन को भी इंक्रीज किया विद वॉशिंगटन, और यहाँ पर हमने क्वाड को रीवाइव किया। द कंप्लीशन ऑफ डिसएंगेजमेंट हैज़ रेज्ड होप्स फॉर रीन्यूइंग हाई लेवल पॉलिटिकल डायलॉग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द चाइनीज लीडर शी जिनपिंग, जो कि मिलने वाले हैं फॉर द SCO समिट जो कि समरकंद उज्बेकिस्तान में होने वाली है। नेक्स्ट है फूड इनसिक्योरिटी। तो पहले वीट एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया, फिर अभी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए ऑन राइस शिपमेंट। देयर आर हाउएवर डिफरेंसेस। वीट के ऊपर यहाँ पर जो डिसीजन था दैट वाज एक्सपोज्ड कि हमें पता चला कि पुअर हार्वेस्ट हुई है, जिसके बाद हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। द बैन ऑन एक्सपोर्ट्स यहाँ पर कुछ महीनों के बाद आते हैं, जब यहाँ पर ऑफिशियली ये क्लेम किया जाता है कि इंडिया यहाँ पर वर्ल्ड को फीड कर सकता है, और उसके बाद हमने वीट के ऊपर लगा दिया बैन। द कर्ब्स ऑन राइस एक्सपोर्ट्स आर एक्सटेंड इन एंटीसिपेशन ऑफ आउटपुट शॉर्टफॉल, क्योंकि डेफिसिट मॉनसून रेंज देखे गए, उसके बाद एक नया वायरस देखा गया जिसकी वजह से ड्वार्फिंग ऑफ प्लांट्स हो रहा है। सेकेंडली, यहाँ पर कोई ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया गया है। एक्सपोर्ट्स ऑफ बासमती और पार बॉइल्ड राइस अभी भी पूरी तरीके से अलाउड हैं। पहले यहाँ पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई। द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नाउ रिलेट ओनली टू नॉन पार बॉइल्ड नॉन बासमती राइस। तो सबसे पहले 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई, उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट्स को बैन कर दिया गया। वेयर द गवर्नमेंट हैज़ रियली एड इज़ इन प्रोहिबिटिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ ब्रोकन राइस, और गवर्नमेंट का ये कहना था कि एब नॉर्मली यहाँ पर एक्सपोर्ट्स में सिग्निफिकेंट राइज हुआ है, और ये जो सिग्निफिकेंटली राइज हुआ है ये इसीलिए हुआ है क्योंकि चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है। एग्रीकल्चर पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया हैज़ सफर्ड फ्रॉम 2 मेजर डेफिशिएंसी। पहली डेफिशिएंसी क्या है? शॉर्ट टर्मिज्म, कि यहाँ पर एक्सपोर्ट बैन्स लगा दिए जाते हैं अगर थोड़ी भी हिंट होती है कि शॉर्टेज हो सकती है। द सेकंड इज पुअर मार्केट इंटेलिजेंस, और हमारे पास क्रेडिबल प्रोडक्शन एस्टिमेट्स नहीं है। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर वीट का है, जब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ये कहा था कि क्रॉप साइज टू हैव बीन जस्ट 2.5% लोअर, लेकिन यहाँ पर ये क्या बात एक्सप्लेन कर सकता है कि हमारे पास 15 ईयर लो यहाँ पर गवर्नमेंट का ओन प्रोक्योरमेंट हुआ है, और यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर से सिर्फ 2.5% कम यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है। तो ऑफकोर्स ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो पॉलिसी क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी आर की टू एनी फंक्शनिंग मार्केट इकोनॉमी। नेक्स्ट है गिविंग वॉन्डरलस्ट इट्स ड्यू। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की स्टोरी बताई गई है कि उन्होंने एक रिवर्ड हिस्टोरिकल फिगर का जो स्टैचू है वो मिडिल ऑफ अ लेक में लगा दिया, और उनका ये कहना था इसकी वजह से टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ेगा और ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे। लेकिन उसके एक दिन के बाद ही ये जो पूरा प्रोजेक्ट था ये काफ़ी शॉडी तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, और वो यहाँ पर जो स्टैचू लगाया गया था वो लेक में फॉल हो जाता है। नो वन वॉज हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस शॉकिंग मिसयूज़ ऑफ द टैक्स पेयर्स मनी, और ऐसे आपको बहुत सारे डिसग्रेसफुल एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो कि टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह बताए जाते हैं कि ये तो हमने टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए किया था। दिस इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी कि टूरिज्म एनालिस्ट होने चाहिए टू होल्ड टूरिज्म प्लानर्स अकाउंटेबल फॉर देयर फॉलीज। तो टूरिज्म कोई फैड नहीं है, इट इज़ अ कंपल्शन ड्रिवन बाई द अर्ज कि यहाँ पर न्यू प्लेसेस को डिस्कवर करना है, बिकॉज वी हैव दिस कंपल्शन टू वेंचर इन टू द अननोन। तो इसकी वजह से ह्यूमन्स ट्रैवल करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, सिविलाइजेशन पर फ्लरिश करती है। इन इंडिया प्लेसेस एंडिंग इन हाट और घाट इंडिकेट सिमिलर सोशल ओरिजिन्स। फॉर एग्जाम्पल द घाट ऑफ द गॉडेस काली कुड हैव बीन द ओरिजिन ऑफ द वर्ड कैलकाटा। ब्रिटिश कॉलोनियल्स चूज दिस रिवर पोर्ट टू स्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग एम्पायर, और उसके बाद यहाँ पर न्यू वेव ऑफ ट्रेवलर्स हमें देखने को मिलते हैं। द एरुडाइट जवाहरलाल नेहरू ट्रेंड इन द एनालिटिकल मेथड्स ऑफ द इंस ऑफ कोर्ट। उन्होंने रियलाइज़ किया कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर इंडिया की इमेज को ऐसी कल्टिवेट कर दिया है कि इंडिया तो यहाँ पर लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स है। तो इस फॉल्स परसेप्शन को करेक्ट करने के लिए नेहरू ने बिल्ड किया विज्ञान भवन एंड दिल्ली अशोका होटल, और उसके बाद उन्होंने इनवाइट किया यूनेस्को को कि वो अपनी एनुअल मीटिंग दिल्ली में करें। तो उसके बाद यहाँ पर इंडिया की इमेज चेंज हुई कि इंडिया यहाँ पर लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स ही नहीं है, और यहाँ पर इंडिया बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। ही टुक द फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया टू इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड कैपिटल्स। राजीव गांधी हैड स्वीप्ड डाउन फ्रॉम द स्टफी गवर्नमेंट ऑफिस, और उन्होंने यहाँ पर टाइप राइटर्स को रिप्लेस कर दिया विद कंप्यूटर्स। सैम पित्रोदा हैड वर्कड अ मिरेकल विद टेलीकम्युनिकेशंस, और उन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट डायलिंग को इंट्रोड्यूस किया। इंडियन टूरिज्म वॉज नाउ रेडी टू टेक ऑफ, बट स्टेट टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस के पास अभी भी फाइनेंसेस नहीं है, और उनको ये नहीं पता है कि कैसे अट्रैक्शंस को प्रमोट करना है।
टूरिज्म इज़ नॉट अ हिट और मिस ऑक्यूपेशन, देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस कि सेल कैसे करना है और टूरिज्म को मार्केट कैसे करना है। मार्केटिंग कॉल्स फॉर सर्विंग कि पहले यहाँ पर टारगेट कस्टमर्स की नीड्स को आपको समझना है और उसके बाद उस नीड को केटर करना है। दैट वॉज अ सेड एग्जाम्पल ऑफ वॉट हैज़ नाउ बिकम अ रिपीटेड मिस्टेक इन आर टूरिज्म प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर इल इन्फॉर्म्ड पॉलिटिशियंस होते हैं जो कि अपनी विम्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं कि इसकी वजह से टूरिज्म अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ वो अपनी ईगोस को यहाँ पर बूस्ट करने की कोशिश करते हैं। वी नो दैट इंडिया हैज़ द हाईएस्ट टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ एनी कंट्री, दैट इज़ बिकॉज कि हमारे पास सारी टेरेन है, क्लाइमेट जोन है एंड अ रेंज ऑफ कस्टम्स, ट्रेडिशंस, क्यूजीन्स, क्राफ्ट्स, आर्ट फॉर्म्स एंड फेस्टिवल्स दैट आर अनमैच्ड बाई एनी अदर नेशन। तो ऐसे में हमें टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए। एम्प्रेस विदाउट एन एम्पायर, ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। रीच आउट फॉर भारत जोड़ो, तो यहाँ पर जो कांग्रेस की यात्रा चल रही है भारत जोड़ो यात्रा, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के बारे में हम बहुत सारे आर्टिकल्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो ऑफकोर्स हमारे पास 250-300 वर्ड्स का जो मैटर है वो कलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट है यूक्रेन पुश फॉर मोर रशियन हेल्ड एरियाज। तो हमने ये फर्स्ट पेज पर ही डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पर यूक्रेन ने खार्किव से रशिया को बाहर निकाल दिया है। नेक्स्ट है ईयर आफ्टर यूएस ग्रेट रेजिग्नेशन, हमें कनाडा में द ग्रेट रिटायरमेंट देखने को मिल रहा है। अब लोग क्यों इतना ज़्यादा रिटायरमेंट ले रहे हैं, तो मोर देन अ ईयर आफ्टर द ग्रेट रेजिग्नेशन जो कि हमें यूएस में देखने को मिला, कनाडा इज ग्रैपलिंग विद इट्स ओन ग्रेयर वर्जन दैट इज द ग्रेट रिटायरमेंट। अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ कैनेडियंस एज्ड 55 to 64 आर नाउ रिपोर्टिंग दैट रिटायर्ड इन द लास्ट 12 months। दैट इज़ हेस्टनिंग, क्योंकि हमें मास एक्सोडस देखने को मिल रहा है ऑफ कैनेडाज मोस्ट हाईली स्किल्ड वर्कर्स, क्योंकि अगर वो 55 to 64 के एज ग्रुप में है तो ऑफकोर्स यहाँ पर वो काफ़ी स्किल्ड होंगे, लेकिन वो यहाँ पर रिटायरमेंट ले रहे हैं जिसकी वजह से बिजनेसेस स्क्रैम्बल कर रहे हैं और वेजेस यहाँ पर लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और जो कंट्री की इकोनॉमिक रिकवरी है वो यहाँ पर सफ़र कर रही है। ड्यूरिंग द पैंडमिक रिटायरमेंट्स फेल एज मैनी कैनेडियंस ने ये सोचा कि वो अपनी जॉब्स को और ज़्यादा करना चाहेंगे। विद रिस्ट्रिक्शंस नाउ लिफ्टेड, तो वो यहाँ पर जो भी टाइम यहाँ पर लॉस्ट हो गया है तो उसको मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं और वो यहाँ पर ट्रैवल को चूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते हैं। देयर डिपार्चर्स आर श्रिंकिंग द लेबर फोर्स विच कुड वे ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल बैंक लगातार इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहा है इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए। अब हम चलते हैं आगे। SFIU अरेस्ट मास्टरमाइंड हु सेट अप शेल कंपनीज लिंक टू चाइना, हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं, हम डिस्कस नहीं करेंगे। कॉमर्स मिनिस्ट्री ये सोच रही है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री में रिवैम्प होना चाहिए और एक ट्रेड प्रमोशन बॉडी बनानी चाहिए, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हमें अपने एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को $2 ट्रिलियन करना है बाई 2030। The Commerce Ministry is in the process of studying in greater detail the report on its restructuring, और यहाँ पर प्लान है कि एक ट्रेड प्रमोशन बॉडी बनाई जाए। The Ministry is working to redesign the Department of Commerce, क्योंकि इंडिया का टारगेट ये है कि हमें एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करना है $2 ट्रिलियन बाई 2030। The restructuring rest on pillars like increasing इंडियाज़ का जो शेयर है ग्लोबल ट्रेड में उसको इंक्रीज करना है, लीडरशिप रोल्स यहाँ पर अज्यूम करने हैं इन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिंग 100 इंडियन ब्रांड्स एज ग्लोबल चैंपियंस एंड सेटिंग अप इकोनॉमिक जोन्स इन इंडिया, की जिसकी वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस स्ट्रेंथन हो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अट्रैक्ट हो। इन्वेस्ट इंडिया क्या है, तो इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर ही एक एजेंसी है जो कि फैसिलिटेट करती है इन्वेस्टमेंट्स इनटू द कंट्री। डिस्कॉम्स आउटस्टैंडिंग ड्यूज टुवर्ड्स जेनकोस टू बी एलिमिनेटेड बाई 2026। अब ऐसा क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं 1 लाख करोड़ की वो अचानक से खत्म हो जाएंगे 4 सालों में। तो आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो कि वो ओन करते हैं टुवर्ड्स जेनकोस, जो कि 1 लाख करोड़ के हैं, वो एलिमिनेट हो जाएंगे आने वाले 4 सालों में। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या किया है, गवर्नमेंट ने इन ड्यूज़ को कन्वर्ट कर दिया है इनटू इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स दैट इज़ EMIs, और इन EMI का जो यहाँ पर टेन्योर है वो है 4 सालों का। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि 4 सालों में ये जो ड्यूज़ हैं ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। He explained that the government has put a very robust payment security mechanism for the power sector, knowing about कि यहाँ पर ड्यूज़ जो हैं ऑफ डिस्कॉम टुवर्ड्स जेनकोस वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो जनरेशन कंपनीज़ की तरफ जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के ड्यूज़ हैं वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, ड्यूज़ को EMIs में तब्दील कर दिया है। द एक्शन वॉज टेकन अंडर द इलेक्ट्रिसिटी लेट पेमेंट सरचार्ज एंड रिलेटेड मैटर्स, और अंडर द पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म ये कहा गया है कि स्टेट यूटिलिटीज़ को बार कर दिया जाएगा फ्रॉम ट्रेडिंग ऑन
इलेक्ट्रिसिटी अगर वो यहाँ पर नॉन पेमेंट नहीं करते हैं ड्यूज़ का एंड अदर चार्जेस टू जनरेशन कंपनीज। तो अगर यहाँ पर डिस्कॉम्स जो ड्यूज़ हैं वो पेमेंट नहीं करते हैं तो उसके बाद स्टेट यूटिलिटीज़ ट्रेड नहीं कर सकते हैं ऑन इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंजेस। फिर यहाँ पर पोसोको की बात की गई है जो कि एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर द यूनियन पावर मिनिस्ट्री, जो कि इंटीग्रेटेड ऑपरेशन ऑफ द कंट्रीज पावर सिस्टम को मैनेज करती है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।